कहानी शुरू होता है जब एक लड़का आँख खुलता है और सोचता है वो कहाँ है। एक औरत उसके पास में खड़ा है और वो सोचता है क्या ये उसकी माँ है। वो एहसास करता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी माँ जैसा बिल्कुल नहीं दिखती और वो देखता है कि वो बहुत मुश्किल से हिल पा रहा है। चीजें और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है जब वो देखता है उसके सामने तैरते हुए एक स्किन को। स्किन पर हर तरफ काफी एट्रीब्यूट्स है तो वो सोचता है क्या ये उसका स्टेटस है। यह एहसास उसके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वो देखता है कि उसका लेवल 1 पर आ गया है। इससे भी अजीब बात यह है कि उसका कोई नाम नहीं है। तभी एक आदमी आता है जिसे वो औरत हिज मैजेस्टी कहता है तो वो लड़का सोचता है क्या ये कोई एम्परर है। एम्परर ऐलान करता है कि इस लड़के का नाम नोआ होगा और उसके पास 13th इंपीरियल प्रिंस का टाइटल होगा। एम्परर को बताया जाता है नोआ के पास वाटर मैजिक का एफिनिटी है तो वो फैसला करता है कि नोआ एलमरिया नाम की इलाके पर राज करेगा। ये डोमिनो उसके लिए बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये वही जगह है जहाँ वाटर क्लैन रहता है। नोआ देखता है कि उसकी स्किन पर चीज बदल रहा है। एम्परर नोआ की स्किल देखना चाहता है तो पीस्टू ने दिखाता है। फिर कमरे में मौजूद हर कोई स्टेटस स्किन देखकर शौक हो जाता है। नोआ को समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है लेकिन वो देखता है कि उसकी वाटर एट्रीब्यूट के साथ वाली वैल्यू बदल गया है। कमरे में मौजूद हर कोई हैरानी से सुन हो जाता है क्योंकि नोआ का एसएस रैंक का वाटर एट्रीब्यूट है। नोआ की माँ को भी यकीन नहीं होता क्योंकि ये स्टेट उसका पैदा होने के टाइम से बहुत ज्यादा है। पीस्ट के पास बोलने का कोई शब्द नहीं होता और वो सोचता है कि क्या नोआ पहले से याबिकन हो चुका है। एसएस रैंक हासिल करना बहुत ही रेयर बात है और इतनी कम एज में ये मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सारे देखने वाला नोआ को हैरानी से देख रहा है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान को जन्म लेते हुए देख रहा है। नोआ अभी भी बहुत कंफ्यूज है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करे। उसे बस इतना पता है कि उसे एक नया जिंदगी मिला है और वो एक नोबेल के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। नोआ का नया घर आयरिस एम्पायर है जो पहाड़ियों के बीच वॉरियर का एक नेशन है। एम्पायर का 10 से भी ज्यादा बेटा है जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस को वहाँ के लोग सबसे बड़े नोबेल के रूप में सम्मान देते हैं। नोआ को रीइंकार्नेट हुए अब 6 साल हो चुका है और उसे अपनी स्टेटस के बारे में कुछ एहसास हुआ है। जो वैल्यूज वो अपनी स्टेटस स्क्रीन पर देखता है वो दूसरों से अलग है। दूसरे लोग नॉर्मल रैंक देखता है पर नोआ अलग वैल्यूज देख सकता है। जहाँ सबको उसका वाटर एट्रीब्यूट डबल एस दिखता है वही नोआ को E+S दिखाई देता है। उसने ये सीखा है एक्स्ट्रा वैल्यूज उन लोगों से आता है जो उसका सबऑर्डिनेट है। जैसे कि उसको वाटर एट्रीब्यूट में जुड़ा हुआ एस उस डोमेन से आया था जो उसे जन्म पर मिला था। एम्परर ने नोआ को एलमरिया का डोमेन दिया था जिस वजह से वहाँ के रहने वाले सारे लोगों को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया। एलमरिया वाटर क्लैन का घर है इसीलिए उन्हें अपना सबऑर्डिनेट बनाकर नोआ को वाटर एट्रीब्यूट में बड़ा बूस्ट मिला। यहाँ तक कि उसका मेज भी उसकी स्टेटस में थोड़ा बहुत बूस्ट देती है। इससे साफ होता है कि उसकी किसी भी सबऑर्डिनेट से उसे फायदा मिलेगा चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मतलब नोआ और भी ज्यादा सबऑर्डिनेट बनाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एक और चीज जो नोआ देख सकता है वो ये है कि उसका लेवल इनफिनिट बढ़ सकता है। जब मेट्स नोआ को दिन के लिए तैयार करती है तो उसकी आसी बिहेवियर के लिए तारीफ करती है। इससे इसके ज्यादातर बच्चे शरारती होती है पर नोआ हमेशा शांत और कॉम्पोस्ट रहता है। नोआ ने स्टेटस स्किन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है पर अभी वो सिर्फ 6 साल का है इसलिए उसका शक्तियाँ लिमिटेड है। तभी इबिलियन नाम की मेड उसे बताती है कि 2 विजिटर्स आया है। नोआ बताता है कि इबिलियन एक शानदार मेड है जो हॉस्पिटैलिटी में माहिर है। इबिलियन नोआ को बताती है कि उसका 2 भाई उसे मिलने आया है और वो आराम से आ सकता है। नोआ जानता है कि वो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता क्योंकि उनमें से एक क्राउन प्रिंस है। एक का नाम हार्ने जो 4th प्रिंस है और दूसरे का नाम एल्बर्ट जो क्राउन प्रिंस है। नोआ देर से आने के लिए माफी मांगता है और भी दिखाता है कि वो हमेशा की तरह बहुत पोलाइट है। नोआ हमेशा तामीज से पेश होता है तो भाइयों को यकीन है कि वो एक दिन बड़ा काउंसिलर बनेगा। तभी एल्बर्ट बताता है कि वो नोआ के लिए एक तोहफा लाया है। एल्बर्ट किसी से उसे अंदर लाने को कहता है पर वो तोहफा कोई अच्छी चीज नहीं है। वो एक कॉफिन जैसा दिखता है और ब्लैक ऑरा से घिरा हुआ है और उसे लाने वाला आदमी डरा हुआ है। वो आदमी डर से पसीना पसीना हो रहा है तो नोआ सोचता है कि क्या हो रहा है। एल्बर्ट उस आदमी को बॉक्स खोलने को कहता है तभी नोआ एक पल के लिए डर जाता है। उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज आता है जो प्रिंस एल्बर्ट से जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो नोआ को हो रहा है क्योंकि केस के अंदर सिर्फ एक तलवार है। एल्बर्ट पूछता है नोआ इसके बारे में क्या सोचता है और नोआ कहता है कि ये कमाल है। एल्बर्ट अपने छोटे भाई से उसे उठाने को कहता है पर नोआ हिचकिचाता है। तलवार कुछ सही नहीं लग रहा पर एक क्राउन प्रिंस का तोहफा है तो वो मना नहीं कर सकता। नोआ तलवार उठाता है और एल्बर्ट काफी इम्प्रेस होता है। वो बताता है कि इस तलवार का नाम लेवियाथन है और ये एम्पायर की सबसे शक्तिशाली वाटर मैजिक स्वॉर्ड है। एक कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है क्योंकि 120 लोग मास्टर करने की कोशिश में जान गंवा चुका है। नोआ ये सुनकर शौक हो जाता है और डरते हुए तलवार को गिराने वाला होता है। तभी हार्ने समझ जाता है कि नोआ डरा हुआ है तो वो उसे चिंता न करने को कहता है। जो लोग इस तलवार की लायक नहीं है वो उसे उठाते ही जान गंवा देता है। ये
तलवार इतना कार्स है कि ज्यादातर लोगों को इसका बॉक्स उठाना भी दर्दनाक होता है। एल्बर्ट खुश है कि वो इस तोहफा को एक्सेप्ट किया और इससे साबित हुआ कि एसएस लेवल वाटर एफिनिटी वाला ही इस तलवार को चलाने की लायक है। फिर वो नोआ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। दोनों भाई चला जाता है और नोआ एल्बर्ट को डिस्पिकेबल प्रिंस कहता है क्योंकि वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। नोआ ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इससे उसकी जान जा सकता है। बार हारने सोचता है कि क्या नोआ को लिबर्टन देना सही था। तलवार कीमती है पर एल्बर्ट को अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। वो खुश है क्योंकि उसे लगता है कि तलवार नोआ जैसे काबिल इंसान के पास ही होना चाहिए। हालांकि वो कहता है कि नोआ की काबिलियत की वजह से ही उसे अपनी पेट से कटवाने की मजा चखाना चाहिए। उस रात नोआ देखता है कि उसकी मेट जोई परेशान है। जोई कहती है कुछ भी नहीं, पर नोआ कहता है कि उसे बताए। जोई नोआ की पर्सनल मेड है और वो बताती है कि उसे कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए। उसके होम टाउन में बाढ़ आई थी और उसकी बचपन की फार्म जिसके साथ वो बड़ा हुई है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसके माँ अकेला रहती है और उनके पास अभी कोई काम नहीं है तो उन्हें मदद चाहिए। जोई की रिश्तेदार कुछ नहीं कर रहे और उन्होंने जोई को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पर काम करने को कहा है। उन्होंने उसे वर्थलेस कहा और भी कहा कि वो खुद को प्रिंस की सर्वेंट कहकर बेच सकती है। नोआ उसे बीच में रोक देता है क्योंकि उसने काफी सुन लिया है और उसके पास एक अलग आइडिया है। जोई को खुद को बिकाने की जरूरत नहीं है, वो उसकी माँ को मेंशन में नौकरी दे देगा। उसे फ्रंट गेट लॉक करने की इंचार्ज होगी और वो उन्हें हर महीने 10 रहने पे करेंगे। ये बहुत भारी बात है पर जो कहती है कि उसने कभी इस काम के बारे में नहीं सुना। वो उन्हें स्टैंडर्ड सैलरी से कहीं ज्यादा दे रहा है पर नोआ ये जानता है नोआ की दारियादिली खत्म नहीं होती। वो बताता है कि कैपिटल के बाहर एक पुराना घर पड़ा हुआ है। वो कहता है कि जो और उसकी माँ वहाँ रह सकता है तो जो उसकी काइंडनेस देखकर रोने लगती है। जो बार बार शुक्रिया करती है पर नोआ प्रोफेशनल रहता है और उसे काम जारी रखने को कहता है। इस बीच वो सोचता है कि वो अपनी किसी वर्कर को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पे काम नहीं करने दे सकता। इससे उसकी 13 प्रिंसेस की टाइटल पर बात आएगी। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि जो उसकी सर्वेंट है वो काफी टाइम से उसके साथ है और वो हमेशा उसके लिए काम करेगी। तभी नोआ अपने बाटलर डायलन को बुलाता है। नोआ बताता है कि जो के गाँव में बाढ़ आया है तो वो डायलन को वहाँ से ज्यादा जमीन खरीदने का ऑर्डर देता है। जो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नोआ बताता है कि कुछ बुरे लोग गाँव वालों को धोखा देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। नोआ उन्हें बचाना चाहता है इसीलिए डायलन से कहता है कि कुछ बुरा होने से पहले सब कुछ सिक्योर कर लो। नोआ पूछता है क्या हुआ, सब चुप क्यों हो? तो डायलन बताता है कि वो बस हैरान है। नोआ बहुत छोटा है पर वो इस सिचुएशन को इतने समझदारी से हैंडल कर रहा है। एहसास से पर नोआ सोचती है कि उसने रीइंकार्नेट होने से पहले ऐसे बहुत कुछ देखा है। डायलन पूछता है कि पैसा कहाँ से आएंगे क्योंकि सारी जमीन खरीदने में 7 लाख रहने लगेंगे। जो ये नंबर सुनकर शौक हो जाती है। कैपिटल में एक एडल्ट आदमी की सालाना कमाई 120 रहने होती है। नोआ के अपने सर्वेंट साल के 8,000 रहने कमाते हैं। टैक्स रेवेन्यू और एम्पायर की गिफ्ट मिलाकर भी नोआ के पास से 5 लाख रहने हैं। इसका मतलब उसे 2 लाख रहने और चाहिए। पर उसके पास एक आइडिया है। कैपिटल के साउथ में उसके अपनी जमीन है तो वो उसे बेचने का फैसला करता है। डायलन बताता है कि वो जमीन एम्पायर का गिफ्ट है तो वो उसे बिना परमिशन में बेचना क्राइम होगा। नोआ को परवाह नहीं है। वो कहता है कि वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। जोई नहीं चाहती कि वो मुसीबत में पड़े पर नोआ कहता है कि नोबेल के कुछ फर्ज होता है, कभी कभी उन्हें खुद का बलिदान देना पड़ता है ताकि लोगों को खुशी मिल सके। डायलन समझ जाता है और कहता है कि वो ऑर्डर पूरा करेगा। वो नोआ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डायलन भी उस एरिया से था। कुछ टाइम बाद नोआ 200 के लिए निकलने की तैयारी करता है। वो अपने भाई हेनरी के पास जाता है और पहले सलाम न करने की वजह से माफी मांगता है। नोआ बताता है कि उसने 200 में जमीन खरीदा है तो वो वहाँ जा रहा है। हेनरी देखता है कि नोआ लेविथन ले जा रहा है तो वो पूछता है क्या वो इसे इस्तेमाल करेगा। नोआ कहता है नहीं, वो बस इसे टेस्ट करने के लिए ले जा रहा है। उसे पहली बार तलवार पकड़ने के बाद एक ताकत महसूस हुआ था पर उसके बाद नहीं हुआ। हेनरी ने तलवार के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है इसीलिए वो उस पर बात करने आया है। एल्बर्ट ने अजीब बातें की थी इसी वजह से हेनरी ने सास पता लगाया। लेविथन की अपनी एक मर्जी है, वो सिर्फ उसे मानता है जिसे वो मास्टर समझता है। नोआ तलवार को एक पागल कुत्ते जैसा समझता है जिसका बिलीफ जीतना पड़ेगा। हेनरी उसे ले जाने को तो कहता है पर यूज करने से मना करता है। वो बताता है कि अगर नोआ ने इसको इस्तेमाल किया तो उसका जान जा सकता है। थोड़ी देर बाद नोआ 200 पहुंचता है और जोई नुकसान देखकर डर जाता है। घर पूरी तरह तबाह हो चुका है तो नोआ समझता है कि जमीन खरीदना मुश्किल होगा। जमीन की कागजात खराब हो गया होगा तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट से खरीदना होगा। डायलन और जोई शौक है क्योंकि नोआ ने एक नजर में ही ये सब पता लगा लिया। नोआ डायलन को ऑफिस जाने को कहता है और भी कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वो जिम्मेदारी लेगा। फिर नोआ जोई के साथ जमीन देखने जाता है। फसलें सार चुकी है तो इस साल कोई हार्वेस्ट नहीं होगा। जोई कहती है कि यह रहना खतरनाक है पर नोआ को कोई परवाह नहीं। वो कहता है अगर बुरा लोगों की वजह से उसे रोका गया तो रात को अकेला निकल जाएगा। तभी उन्हें एक घंटी की आवाज सुनाई देता है।
और जोई बताती है कि बेघर लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसका मतलब एम्पायर अपने काम कर रहा है, पर खाना बहुत फीका है, वो बस उबला हुआ पानी है और उसका स्वाद बहुत गंदा है। नोआ गुस्सा है क्योंकि खाना सड़ चुका है, पर लोग कहता है कि वो कुछ मांग नहीं सकते, वो बस खुश है क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है। नोआ को यकीन नहीं होता कि एम्पायर उन्हें सड़ा हुआ खाना बांट रहा है। तभी एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आता है। वो लॉर्ड गेराल है और वो खाना चेक करता है। वो उसे देखकर कहता है कि ऐसे ही है। हालांकि बात वो इतनी है कि उसे नाक बंद करना पड़ता है। नोआ इसे ऐसे नहीं छोड़ता और कहता है कि लॉर्ड गेराल को जरूर रिश्वत मिल रहा है। डायलन और जोई डर जाता है कि नोआ एक नोबेल से ऐसे बात कर रहा है। नोआ इल्जाम लगाता है कि गेराल को लोगों की परवाह नहीं है और उसे पैसे खा रहा है। गेराल मना नहीं करता और कहता है कि ये मेहनत का कमाई है, इसीलिए पैसा मिलना उसका हक है। वो लोग हंसते हैं और कहता है कि इस बच्चे ने एक अच्छा सबक सीखा। नोआ हंस नहीं रहा और उसे गेराल की बात पसंद नहीं आई। नोआ गुस्से में आई और लेविनियत के साथ कुछ हो रहा है। नोआ कहता है कि डिजास्टर विक्टिम के खाने से अमीर बनना एक क्राइम है। गेराल कहता है कि उसे इंसल्ट करना मतलब इस लैंड की रूलर शिरोन का इंसल्ट करना। नोआ उसे बीच में रोककर कहता है कि वो कमजोर पर जुल्म करने वाले लोगों से नफरत करता है। नोआ का गुस्सा बढ़ने लगता है और तलवार से बिलाकोरा बहने लगता है। गेराल नोआ को एक गुस्से वाला कुत्ता कहता है और नोआ को लेवियंत की याद आता है। नोआ गेराल की सजा सुनाने वाला होता है, पर गेराल खुद हमला कर देता है। नोआ ऐलान करता है कि सजा मौत होगी। तभी लेविथन उड़कर नोआ के पास आता है। जोई को लगता है कि तलवार नोआ को चीर देगा, पर वो नोआ की बिल्कुल बाजू में आके रुकता है। नोआ समझ जाता है कि लेविथन भी गुस्से में है क्योंकि उसने उसका नाम गेराल जैसे कासरे के साथ लिया। वो कहता है अगर तलवार सांस में गुस्सा है तो अपनी ताकत दिखाए। लेविथन अपनी पावर रिलीज करता है और नोआ को कंज्यूम करने लगता है। नोआ डर में है, पर वो समझता है कि तलवार कितना स्ट्रॉन्ग है। लेविथन नोआ को अपने काबू में करना चाहता है, पर वो डिसअपॉइंटेड है। वो कहता है कि ताकतवर लोग सिर्फ कमजोर के सामने घमंड दिखाता है क्योंकि वो किसी और से डरता है। नोआ को बहुत चोट लग रहा है, पर वो सह लेता है। वो कहता है अगर कोई ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है उसका नोबेल होने का ड्यूटी है और वो तलवार को पकड़ लेता है। नोआ लेवियन को ऑर्डर देता है कि उसका कहना माने और तलवार मान जाता है। गेराल हमला जारी रखता है, पर वो नोआ और उसका नया तलवार का मुकाबला नहीं कर पाता। नोआ बिना रहम दिखाए गेराल का सर उड़ा देता है, तो नाइट्स नोआ को खत्म करने का फैसला करता है। नोआ ने अभी अपनी थोड़ी सी भी पावर नहीं दिखाई थी। वो एक ऐसा हमला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो वाटर का एक विशाल पिलर बुलाता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा कर देता है। नुकसान इतना ज्यादा था कि गड्ढे का निचला हिस्सा भी नहीं दिख रहा होता। तभी कुछ नाइट आता है और बताता है कि एक बच्चे ने लॉर्ड गेराल को खत्म कर दिया। नाइट कैप्टन का नाम रावण है और वो तुरंत 13 पिंस को पहचान लेता है। नोआ हैरान है कि कोई उसे पहचान गया और रावण तुरंत माफी मांगता है। रावण अभी नया आया था और वो दरअसल प्रिंसेस हारने का सर्वेंट है। रावण को झुकते हुए देखकर सब लोग हैरान है, तो रावण उन्हें बताता है कि वो 13 पिंस का सामने खड़ा है। वो सब उसके सामने झुक जाता है, पर नोआ किसी और बात को लेकर चिंतित है। वो समझता है कि किसी ने पैसा खाने के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन को रखा था, इसीलिए उसने उस आदमी को सजा दिया जो इस सब के पीछे था। उसे और भी समझ में आता है कि इसके पीछे और कोई भी है। नोआ इशारा करता है कि गिरिल का साथी कौन है और वो रावण को उन्हें लायक सजा देने के ऑर्डर देता है। जहाँ तक खाना बांटने की बात है, नोआ ऐलान करता है कि वो इससे फिर से शुरू करेगा। वो कहता है कि आपसे खाना ठीक होगा और इसे ताजा बनाया जाएगा और सूप इतना गड्ढा होना चाहिए कि इसमें चम्मच बिना गिरे खड़ा रह सके। रावण इसे पूरा करने का वादा करता है और गाँव वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में सही खाना खा पाएगा। वो सब प्रिंस नोआ के लिए नारा लगाता है। तभी जोई कहती है कि वो सच में कमाल है। कहीं और एल्बर्ट को बताया जाता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि न सिर्फ नोआ को चोट नहीं लगी बल्कि उस पागल कुत्ता लेब्रेथ ने उसके सामने सर झुका लिया। एल्बर्ट ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और वो तय करता है कि नोआ उसकी सोच से भी ज्यादा काम का हो सकता है। कुछ टाइम बाद नोआ को एम्परर से मिलने के लिए बुलाया जाता है। एम्परर ने सुना कि नोआ ने वो जमीन बेच दी जो उन्होंने उसे दी थी और उन पैसों से पूरा गाँव खरीद लिया। नोआ इसे इनकार नहीं कर सकता, तो अपनी सजा के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो तब शौक हो जाता है जब एम्पायर उसे शुक्रिया अदा करता है। नोआ की कोशिशों ने उन लोगों को रोक दिया जो बार की फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर इस कुदरती आफत के बाद कोई इंसानी आफत आती तो उन्हें इस सब को ठीक करने के लिए राज्य की रिसोर्सेज खर्चा करना पड़ता। एम्परर बस ये सोच रहा है नोआ को बार के बारे में कैसे पता चला, तो नोआ समझाता है ये सब एक इत्तेफाक है। उसकी मेट उसी गाँव से थी और उसने बस जल्दी से एक्शन लिया। एम्परर ने भी सुना कि नोआ ने उस गाँव में एक वाटर मैजिक शॉट को मास्टर कर लिया और नोआ को यकीन नहीं होता कि उन्हें ये बात पता है। तब एम्पायर ऐलान करता है कि वो नोआ की काबिलियत फिर से देखना चाहता है, तो फिर चेक करने जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने जन्म के टाइम पे किया था। वो नोआ की स्टेटस स्क्रीन खोलता है। नोआ ने पिछले कुछ दिनों से खुद को चेक नहीं किया था, तो उससे भी कुछ एहसास होता है। उसका वाटर एट्रीब्यूट बढ़ गया है। पता चलता है कि सिर्फ इंसानी सबऑर्डिनेट ही उसका स्टेटस इंक्रीज नहीं करते, बल्कि तलवार भी उसका सबऑर्डिनेट बन सकता है और अभी लेवियन भी उसका सबऑर्डिनेट बन गया है। एम्परर हैरान रह जाता है और नोआ देख
दिखता है कि उसका वाटर एट्रीब्यूट एसएसएस रैंक का हो गया है। एम्परर चाहता है कि नोआ इसी तरह उसकी मदद करता रहे, तो नोआ भी कहता है वैसा ही करेगा। कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन नोआ किंगडम की राजधानी में रुकता है, क्योंकि ये शहर पूरे किंगडम की दिल है और अब तक की सबसे खुशहाल जगह है, जहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग काम ढूंढने आता है। इसीलिए उसका प्लान है कि वो इन टैलेंटेड लोगों में से किसी एक को अपने लिए चुने, ताकि वो अपनी स्टेटस बढ़ा सके और जल्दी एक बारी ताकत बन सके। उसका पहला कैंडिडेट एक यंग लड़की है, जिसके बारे में वो सुना है कि वो एक जबरदस्त सिंगर है और हाल ही में शानदार अपकमिंग एक्टर के तौर पर चर्चे पे है। उसे पता चलता है कि वो किसी थिएटर में परफॉर्म करने वाली है और वो जोई के साथ वहाँ बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि वो बातचीत के लायक है कि नहीं। जल्दी आली नाम की एक लड़की टॉप हैट पहने स्टेज पे आती है और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जल्दी गाना शुरू कर देती है और तुरंत नोआ उसकी आवाज से इम्प्रेस हो जाता है। वो जानता है कि वो सबसे अच्छी टेक्निकल सिंगर नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली वो सिंगर है जिसे अपनी टैलेंट से बहुत प्यार है। उसे लगता है कि सही ट्रेनिंग और गाइडेंस से वो महान बन सकती है और वो उसे अपने गार्ड में लेने के बारे में सोच लेता है। परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही गुंडों का एक झुंड थिएटर के अंदर घुसाता है और अली पर चिल्लाता है कि वो चुप हो जाए। पूरी ऑडियंस साइलेंस होकर सोचती है कि ये विलेंस क्या चाहती है। अली डर कर वही खड़ा रहता है, जबकि गुंडे स्टेज की ओर बढ़ता है। वर्कर्स में से एक बीच बस्टअप करने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोटा आदमी उसे तुरंत धक्का देकर स्टेज पर कूद जाता है। वो उस पर पैसा देने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि इन स्टेज पर गाने से उसे अपनी पिता का कर्ज चुकाने के लिए काफी पैसा नहीं मिलेगा। अली कांपते हुए उसे कहता है कि प्लीज उसे जाने दो, क्योंकि वो पैसा कमाने की कोशिश कर रही है और जल्दी चुका देगी। लेकिन मोटा आदमी उसे बताता है कि पैसा कमाने की बेकार तरीका है और अगर वो बहुत सारे पैसा जल्दी और आसानी से कमाना चाहती है तो उसे एक सोशल मीडिया चैलेंज शुरू करना होगा। वहाँ उसे जिस्म दिखाना या फिर नहाने की पाल वाला वीडियो अपलोड करना होगा। अली उससे कहती है कि वो एक इज्जतदार लड़की है और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन मोटा आदमी धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी दोनों पैर तोड़ देगा। तभी नोआ इस बार सब करने का फैसला करता है और उस फैटी से कहता है कि वो तुरंत उस लड़की से दूर हट जाए। मोटा नोआ से कहता है कि वो अपनी माँ की गोद में जाकर दूध पिए, वरना वो उसे बुरी तरह पीटेगा। लेकिन नोआ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीट से नीचे कूद जाता है और स्टेज की तरफ चलने लगता है और मोटे से कहता है कि शाही कानून के हिसाब से बच्चों को अपनी माता पिता की कर्ज मानने के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। इसके अलावा किसी और तरीके का कर्ज भरने के लिए भी लोगों को अपना शाइल बेचने के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। मोटा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और उसे हवा में उठाकर कहता है कि आज नोआ का धरती पर आखिरी दिन है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है। अपनी फिंगर के इशारे से नोआ एक पर्पल कलर की खतरनाक औरा बनाता है जो 3 गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। जब नोआ अपनी तलवार निकालता है और मोटे पर तानता है तो गुंडों को एहसास होता है कि वो इस टाइम हार सकता है, तो वो तुरंत दुम दबाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो ही घायल वर्कर के पास जाती है और उसे उठने में मदद करती है, जबकि नोआ उसे बताता है कि अगर वो लोग कभी भी इस जगह पर उन्हें परेशान करने के लिए आए तो उन्हें उसके पास भेज दे। जोई उसे एक बिजनेस कार्ड देती है और वर्कर ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उनके सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो असल में इस किंगडम का प्रिंस है। नोआ को सास में इस धूमधाम की परवाह नहीं है और वो अली की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसका महीने का खर्चा क्या है, ये सोचकर कि उसे अपना माँ का इलाज का भी ध्यान रखना है, और जवाब देती है कि उसके महीने के खर्चे लगभग 600 होना चाहिए। नोआ उसे बताता है कि वो उसे महीने में 2500 देंगे ताकि वो अपनी सिंगिंग पर काम कर सके। वो ये सुनकर हैरान रह जाती है और अपनी कानों पर यकीन नहीं कर पाती, जबकि नोआ उसे बताता है कि जैसे जैसे वो बेहतर होगी उसका सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि वो अपना गाना पूरा करे, क्योंकि वो सुनना चाहता है कि गाना कैसे खत्म होता है, और फिर अपनी सीट पर वापस आ जाता है। उस शाम बाद में जब वो अपनी घर लौटता है तो उसका नौकरानी उसका स्वागत करता है। तभी उसने अचानक देखा कि दोपहर वाले गुंडे जमीन पर सिर झुकाकर बैठे हैं ताकि नोआ से माफी मांग सके। नोआ जानता है कि उन्हें पता चल गया है कि नोआ इस किंगडम का प्रिंस है, लेकिन वो उनका मनोरंजन न करने का फैसला करता है और अपनी नौकरानी से कहता है कि उन्हें वापस भेज दे। ये कहते हुए कि एक प्रिंस के पास लोगों से अचानक मिलने का टाइम नहीं होता। तभी उसके बड़े भाई हेनरी भी आता है और कहता है कि उसने सही फैसला किया है, क्योंकि अगर नोआ जब चाहे तब इन आम लोगों के साथ बात करेगा तो नोआ एक प्रिंस के तौर पर अपनी अथॉरिटी को काम आकेगा। नोआ उसे बताता है कि एक लौता रीजन नहीं था, उसने उन्हें दूर करने का फैसला किया। नोआ बताता है कि उन लोगों को सोचने दो कि आज दोपहर में उस लड़की के साथ किया गया स्टैंड की वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ और इससे वो लोग इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो उसे दोबारा परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। हेनरी पूछता है कि ये लड़की कौन है और नोआ उसमें इतना क्यों लगा हुआ है। नोआ दावा करता है कि वो सच में एक अच्छी सिंगर है और उसे लगता है कि अगर वो खुद को बेहतर बनाते रहे तो वो किंगडम के लिए एक एसेट बन सकती है। हेनरी मुस्कुराता है और कहता है कि नोआ बहुत जवान है, लेकिन वो फिर भी हालत की प्रॉब्लम के बारे में एक बड़े आदमी की तरह सोचता है। वो बताता है कि गैरी बिल्कुल उसकी उम्र की करीब है, लेकिन वो
बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करता है और उसके जैसा स्मार्ट कोई नहीं है। नोआ प्यार से जवाब देता है कि गैरी भी जल्दी हालात को समझने लगेगा। नोआ जानता है कि भलाई वो उन्हें अपना भाई कहता है, लेकिन हेनरी और गैरी सास से खून की भाई है क्योंकि वो दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, जबकि नोआ की माँ अलग है। फिर हेनरी बातचीत को अपनी तलवार की ओर मुड़ता है। ये दावा करता है कि उसे सांस में नहीं लगा था कि ये पॉसिबल है, लेकिन नोआ सांस में तलवार चलाने में माहिर लगता है। फिर वो पूछता है कि तलवार असल में कहाँ है और नोआ इसे कैसे ले जाता है, जबकि ये उसके लिए बहुत भारी है। नोआ उठता है और दिखाता है कि वो ये कैसे करता है, क्योंकि नोआ जल्दी अपनी जादू का इस्तेमाल करके तलवार को अपने भाई के सामने बुलाता है। हेनरी हैरान था क्योंकि पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह मैजिक से इस चीजों को निकालते हुए देखा और पूछता है कि उसने इसे कहाँ रखा था और क्या दर्द हुआ। नोआ उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बस तलवार को छोटा कर देता है और फिर उसे अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा लेता है। हेनरी दंग रह जाता है और धड़ से वापस बैठ जाता है। अब हारते हुए वो कहता है कि नोआ उसे हमेशा हैरान कर देता है क्योंकि उस तलवार को शापित माना जाता था और 2 सदियों से भी ज्यादा टाइम से बाकी रॉयल ट्रेजर्स के साथ रखा गया था। इतिहास में किसी ने भी उस तलवार को जीता नहीं था। कुछ देर बाद रात में नोआ एक सेलिब्रेशन में जाने का फैसला करता है जिसमें उसे बुलाया गया था और वो निकलने के टाइम पे गुंडों को अभी भी जमीन पर इंतजार करते हुए देखता है। मोटा एक बार फिर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा है और वो चिल्लाता है कि वो उसे कहीं भी मार सकता है, इसीलिए उसे घमंडी और ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बदले में नोआ बस अपनी तलवार से थोड़ी सी एनर्जी निकालता है जिससे मोटा तुरंत एक बार फिर अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है। नोआ फिर से उन्हें इग्नोर कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहाँ रे नाम का एक बुढ़ा आदमी उसे स्वागत करता है। हॉल रूम में 13 राजकुमार के आने की खबर से तुरंत उत्सुकता मच जाता है। रे ने नोआ से उस तलवार के बारे में पूछता है जो ले जा रहा था और उसने जवाब दिया कि ये वो मशहूर तलवार है जिसे शापित माना जाता था। ये बात तुरंत कमरे में मौजूद सभी लोगों को इम्प्रेस कर देती है। वो लोग बातें करने लगती है कि क्राउन प्रिंस से पर्सनल गिफ्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। वहाँ मौजूद एक आदमी जिसका ईगो नाजुक था वो तुरंत कुछ बकवास करने लगता है कि तलवार जरूर कोई रेप्लिका खिलौना होगा। उसे एहसास नहीं होता कि वो इतना जोर से बोल रहा था कि कमरे में मौजूद हर कोई उसे सुन सकता है। कमरे की बातचीत पूरी तरह शांत हो जाता है क्योंकि हर कोई नोआ को देख रहा है, जबकि वो आदमी डर के मारे अपनी पैंट गीली करने लगता है और सोचने लगता है कि अब क्या होने वाला है। नोआ उंगली भी नहीं हिलाता, लेकिन अचानक उसकी तलवार के अंदर से एक मर्डर और सोरा निकलता है और पूरे कमरे को ढक लेता है जिससे लोग बेहोश होने लगता है। नोआ तुरंत तलवार को रोकने के लिए कहता है और ओरा चला जाता है। रे उसकी शक्तियों से हैरान है और दावा करता है कि कमरे में मौजूद हर कोई मौत के करीब महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी थ्रोन पर बैठ जाता है, जबकि कमरे में मौजूद हर कोई उसके पास आता है गीत करने और फेवर पाने के लिए। वो सभी उसे बहुत बोरिंग लगे, लेकिन फिर आखिरकार एलन नाम के एक सोनेरो बालों वाला आदमी आता है, अपना और अपनी गोदली हुई बेटी चिंदी का परिचय देता है। लड़की नोआ की मौजूदगी से अलर्ट लग रही थी, लेकिन नोआ ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और पूछा कि उसने उसे कैसे गोद लिया। एलन बताता है कि उसने उसे असल में एक स्लेव मार्केट से खरीदा था, लेकिन उसने बहुत इच्छा शक्ति और पक्का इरादा दिखाया और वो क्विक लर्नर भी थी, साथ ही वो सोशली इंटेलिजेंट भी है और उसके अलावा उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने उसे अपनी बेटी के तौर पर गोद लेने का फैसला किया। नोआ उस पर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ऐसा कहानियां बहुत पसंद है और दोनों को पैलेस में इनवाइट करता है ताकि और बातें कर सके। एलन इस बात से बहुत खुश लग रहा था कि उन सब के बीच से उसे ही पहचाना गया, लेकिन नोआ रे को बताता है कि उसने उन्हें इसीलिए इनवाइट किया क्योंकि चिंटी को किसी तरह उसकी असली ताकत का पता है। वो अपनी तलवार से थोड़ी सी एनर्जी निकाल कर देखता है, लेकिन चिंटी तुरंत पहचान लेती है और तुरंत मूर्ति है पक्का करने के लिए कि कोई उन पर हमला तो नहीं करने वाला। उस इंसिडेंट का कुछ दिन बीत जाता है जब एक दिन नोआ घूमने निकलता है तो उसकी मुलाकात 8 प्रिंस ऑस्कर से होता है, जो उसके साथ बाजार में घूमने और कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने का फैसला करता है। बहुत सारी बेकार चीज को देखते हुए किसी का ध्यान न जाने वाले गिमोर पर नोआ का ध्यान जाता है। जैसे ही वो उसको उठाता है तो अचानक उसकी स्टेटस एस रैंक में बदल जाता है। इससे उसका इंटरेस्ट जाग जाता है और वो खरीद लेता है। तभी देखता है कि उसकी तलवार उस पर रिएक्ट कर रहा है। ऑस्कर को लगता है कि ये किताब किसी जादूगर की बनाई हुई किसी पुरानी किताब है, लेकिन किताब अचानक खुल जाता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ऑस्कर नोआ से चिल्ला के कहता है कि वो पीछे हट जाए और सेफ्टी में चला जाए, लेकिन नोआ बस तलवार निकालता है और मॉन्स्टर का सामना करता है। वो जादुई जीव को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में फेल हो जाता है। तभी वो अगली अटैक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैजिक इस्तेमाल करने का फैसला करता है और उसे ऊपर की ओर निशाना बनाता है ताकि वो किसी और का नुकसान न करे। इसके साथ ही मैजिकल बीच खत्म हो जाता है और ऑस्कर वो खड़ा रह के सोचता रह जाता है कि इस टाइम पे उसका छोटा भाई कितना ज्यादा ताकतवर है। ये अद्भुत काम देखकर एक शॉपकीपर बाहर की तरफ दौड़ता है और जमीन पर झुक जाता है। वो नोआ से कहता है कि वो उसकी दुकान में रखी हुई एक चीज को देखे जो शायद कोई बड़ा ट्रेजर हो। वो प्रिंस को अपनी दुकान पर वापस ले आता है, एक
जादुई रिंग दिखाता है। ये दावाकार तो है कि इस रिंग ने अभी तक किसी को अपनी मालिक के रूप में शिकार नहीं किया है और नोआ से इसे आजमाने के लिए कहता है। नोआ ने रिंग अपनी उंगली पर पहनी और तुरंत मैजिक एक्टिव हो गया और उसका पूरा शरीर एक खूबसूरत आर्मर से ढक गया। शॉपकीपर हैरान रह गया, लेकिन नोआ को ये बहुत पसंद आई और उसने उसी पल इसको खरीद लिया। लेकिन ऑस्कर ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि ये उसकी तरफ से तोहफा होगा। ये सब खत्म होने के बाद उसने आली को देखने के लिए थिएटर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला उस मोटे ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। नोआ तुरंत अपनी रिंग से एक शील्ड का इस्तेमाल करके हमले को रोक दिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर उस मोटे आदमी को जमीन पर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। नोआ को इस टाइम पे इसका कोई परवाह नहीं है और वो ऑडिटोरियम में जाकर आली को स्टेज पर देखता है, जो दो नशे में दूध आदमी से निपट रहा है, जो उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहा है। नोआ बीच में आता है और अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कपड़ा पहना देता है, जिसके बाद वो लोग डर कर थिएटर से भाग जाता है। फिर वो मालिक को बुलाता है और उसे बताता है कि वो इस थिएटर में सिक्योरिटी की कमी की वजह से निराश है और उससे पूरी जगह खरीदने का ऑफर देता है। मालिक थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जोई तुरंत मैजिक से 1 लाख रुपए निकाल लेती है, जिससे मालिक को जरूरत का सारा मोटिवेशन मिल जाता है और वो तुरंत थिएटर बेच देता है। आली प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो उनका कर्ज कभी भी चुका नहीं सकती, लेकिन वो उसे गाने पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि नोआ चाहता है कि वो एक दिन राजा के सामने गाए। इसके साथ ही वो ऑडियंस में वापस बैठ जाता है। तब आली अपना एक गाना खास उसके लिए शुरू करती है। अगले दिन नोआ की सभी मेट उसे तैयार होने में मदद करती है और फिर उसे बताती है कि आज उसका अपॉइंटमेंट है। तभी नोआ डेड नाम के एक आदमी की मीटिंग रिक्वेस्ट पड़ता है, जो होलीजो एरिया की गवर्नर है और नोआ की जुरिस्डिक्शन में आता है। वो उसे अपने इलाके का करंट स्टेटस के बारे में खुलकर बात करने का फैसला करता है। नोआ मेट से कहता है कि उस आदमी को अंदर आने दो और फिर बिना किसी वजह से ड्रीप फार्मिंग शुरू कर देता है। जल्दी डेट नोआ के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और वो खुद को होल्जो का गवर्नर जनरल बताता है। वो वही फॉर्मल तरीके से बात करने लगता है जो हर कोई रॉयल के सामने करता है और साथ ही उसका तलवे चाटने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे वो बोरिंग हिस्सा छोड़कर सीधा बैठने के लिए कहता है। जब वो बैठता है तो नोआ कहता है कि वो 2 साल पहले ही मिल चुका है। डेट इस बात को कंफर्म करती है कि वो लगभग 18 महीने पहले उससे मिलने आया था, जब एम्पायर ने उससे होल्जो का गवर्नमेंट अपॉइंट किया था। नोआ उससे पूछता है कि अभी उसका नौकरी कैसे चल रहा है, खासकर जब होल्जो में बहुत बार बाहर आया था और उसके बाद चीजों को डेट को ही मैनेज करना पड़ा। डेट की चेहरे पर उदास भाव देखकर नोआ समझ जाता है कि हालात ठीक नहीं है। पुलजॉय किंगडम का मेन गेन प्रोडक्शन इलाकों में से एक है, लेकिन ये बार के लिए भी काफी सेंसिटिव एरिया है। ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर किसी भी ठीक ठाक देखने वाली लड़की के लिए डीएमएस होता है, इसीलिए एम्पायर ने डेट को गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि वो वाटर मैजिक की भूमि से आता है और सभी को लगा कि वो बार की स्थिति को संभाल लेगा। नोआ उसे मैजिक करने से पहले उसका असली प्रॉब्लम जानने का फैसला करता है। डेट बताता है कि उनके पास कोई फंड नहीं है और पैसे के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। नोआ को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक रॉयल ऑर्डर था कि हेलजोया को फिर से बनाने के लिए फंड जारी किया जाए। डेट जवाब देता है कि होम मिनिस्टर उनके फंड पर कुंडली मारकर बैठा है और जब भी वो पैसा निकालने की कोशिश करता है तो वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता है। नोआ पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और वो तुरंत डेट से कहता है कि वो उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर मेवरिक के घर चले। मेवरिक उस टाइम मजे में नाश्ते में जूस स्टिक खा रहा था। वो अपना झुरियों वाला मुंह बांध रखता है और घामन से पूछता है कि एक प्रिंस उससे मिलने क्यों आया है। नोआ तुरंत काम की बात शुरू कर देता है। वो उस बुढ़े कामीने से पूछता है कि होल्जो के बनाने के लिए जरूरी पैसे क्यों नहीं दे रहा है। मेवरिक कहता है कि उसके पास इसके लिए एक अच्छा कारण है। नोआ उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर उसने कोई ऐसी वजह बताई जो एक बच्चा भी न समझ पाए तो उसका वही स्टिक गान में घुसेड़ देगा। बुढ़ा मोटा आदमी इससे नाराज हो जाता है, लेकिन वो एक प्रिंस के खिलाफ पलट कर जवाब नहीं दे सकता। वो अपनी वजह बताने के लिए मान जाता है और कहता है कि होल्जो में बहुत ज्यादा बार आया था, इसीलिए एम्पायर ने मेहरबानी दिखाई और उन्हें उस साल कोई भी टैक्स देने से छुटकारा दे दी। मेवरिक नोआ को बातों में फंसाने के लिए कोशिश करता है। वो कहता है कि लोगों को टैक्स न देने से जो पैसा बचा है उन्हें उसका इस्तेमाल खुद को फिर से खड़ा करने के लिए करना चाहिए। नोआ तुरंत मिनिस्टर को उसकी बात पर टोकता है और उसे याद दिलाता है कि एम्पायर ने टैक्स इसीलिए कैंसिल किया क्योंकि हेलजोया के लोगों के पास देने के लिए फूटी कोरी भी नहीं थी। वो मेवरिक की आंखों में आंखें डाल के पूछता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बात करने की। क्या वो नोआ को इसीलिए काम आंक रहा है क्योंकि वो अभी एक बच्चा है। ये सुनकर मेवरिक हकलाने लगता है और तुरंत अपनी कहानी बदल देता है। वो नया बहाना बनाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या भी पैसा नहीं दे सकता क्योंकि वो एम्पायर के लिए एक सामरिक रीति बना रहा है। मेवरिक समझाने की कोशिश करता है कि एम्पायर के लिए बन रहा शहर इतनी शानदार होना चाहिए जो उनकी लग्जरी की काबिल हो। गवर्नर डेट को लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो गया है क्योंकि एम्पायर के नाम पर कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो भूल गया है कि नोआ खुद एम्पायर का बेटा है। नोआ उस बुढ़े कामीने को बकवास बंद करने की आदेश देता है। वो कहता है कि मेवरिक असल में एम्पायर की बेइज्जती कर रहा है, ये दिखाकर कि उन्हें शानदार विला चाहिए जबकि उनकी फौज जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेवरिक को मौत का डर सताने लगता है। अगर वो एम्पायर के
नाम पे झूठ बोलने की दोषी साबित हुआ तो उसका पूरा फैमिली खत्म कर दिया जाएगा। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और वो वादा करता है कि अभी के अभी हेलजॉय के लिए फंड रिलीज कर रहा है। नोआ इस दिमागी लड़ाई को जीतने के बाद शांति से अपना चाय पीता है। डेड नोआ की कॉन्वर्सेशन स्किल से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और माफी मांगता है कि उसने नोआ का इंसल्ट करने की कोशिश की। नोआ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मकसद अपने लोगों को मदद करना था। फंड्स मिलते ही डेड यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी महल से एक मैसेंजर आता है। एम्परर ने नोआ को अर्जेंट बुलाया है। नोआ महल जाकर अपने पिता से मिलता है जो शांति से कबूतरों को दाना खिला रहा होता है। एम्परर बात की शुरुआत ही नोआ की तारीफ से करता है, कैसे उसने लालची फाइनेंस मिनिस्टर को धूल चटा दिया। नोआ हैरान है कि उसके पिता को इतनी जल्दी सब कुछ कैसे पता चल गया। एम्परर उसकी शक को भाप लेता है और कहता है कि इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है और उसे इसे हमेशा ताजा रखना होगा। एम्परर कहता है कि ज्यादातर लोग चापलूसी में बहक जाता है और सही गलत भूल जाता है, पर नोआ ने सही रास्ता चुना। वो नोआ की सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो 6 साल की एज में दुनिया की ज्यादातर लोगों से बेहतर है। फिर वो नोआ की उस शक्ति की तारीफ करता है जिससे उसने लेविथन नाम की मशहूर तलवार को काबू किया है। इस तलवार का एक काला इतिहास है जिसने इसे चलाने वाले हर शख्स को डराया है। नोआ को एहसास होता है कि यह हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। तभी उसके पिता उसे कहता है कि अब जब उसके पास इतना बड़ा हथियार है तो उसे इसे चलाने की सही टेक्निक भी सीख लेना होगा। इसीलिए उन्होंने नोआ के लिए एक इलाइट स्वॉर्ड मास्टर इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया है। तुरंत डेमियन नाम का एक एक्सपीरियंस नाइट एम्परर और नोआ के सामने घुटने टेक देता है। एम्परर उसे किंगडम का सबसे महान स्वॉर्डमैन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और नोआ से उसे सीखने के लिए कहता है। डेमियन तुरंत एम्परर से प्रिंस के साथ एक मॉक बैटल का परमिशन मांगता है क्योंकि वो उससे स्टूडेंट बनाने से पहले उसका रॉ स्किल और पोटेंशियल देखना चाहता है। एम्परर तुरंत परमिशन दे देता है और नोआ को एहसास होता है कि उसका पिता डोमियन पर पूरा भरोसा करता है। डोमियन अपनी भारी तलवार निकालता है और नोआ से कहता है कि उस पर जैसे चाहे वैसे हमला करे। नोआ जैसे ही स्टंट लेता है उसका तलवार लेविथन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लेविथन की पिछली यूजर्स की सारी याद नोआ की दिमाग में आने लगता है। इन यादों का इस्तेमाल करके नोआ इतनी तेजी से हमला करता है कि डेमियन पूरी तरह बेअसर हो जाता है। नाइट हार मान लेता है और एम्परर से कहता है कि वो नोआ को कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि नोआ की ताकत पहले से ही एक मास्टर स्वॉर्डमैन के बराबर है। एम्परर प्राउड से हंसता है और नोआ को इस साल का नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज बना देता है। नोआ इसे एक बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखता है क्योंकि जीतने वाला और या सीधा उसका सबऑर्डिनेट बनेगा। एम्परर नोआ से पूछता है कि क्या वो एग्जाम को एलिमिनेशन मॉडल या लीग फॉर्मेट में करवाना चाहता है, लेकिन नोआ एक हैरान करने वाला रिक्वेस्ट करता है और रीजनल प्राइमरीज को खत्म करके पूरे एग्जाम को कैपिटल में करवाना चाहता है ताकि वो हर एक वॉरियर को खुद जज कर सके और किसी भी टैलेंटेड योद्धा के साथ नाइंसाफी ना हो। एम्परर उसे पूरी छूट दे देता है। नोआ घर लौटकर जोई से इस बारे में बात करता है। जोई बताती है कि उनकी गाँव वाला हर साल एक ही वॉरियर को भेजता है क्योंकि उनके पास ज्यादा लोगों का खर्चा उठाने का पैसा नहीं है। कैपिटल में खाना और रहना बहुत महंगा है। नोआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला करता है। वो सभी पार्टिसिपेंट्स का खर्चा खुद उठाएगा। वो तुरंत डायलान को कैपिटल में खाली घर खरीदने और उन्हें डॉर्मिटरी में बदलने का ऑर्डर देता है और खाने की इंतजाम करने के लिए नोआ व्यापारी एलन से मिलने जाता है। एलन उसे एक एस्टिमेट देता है, लेकिन नोआ समझ जाता है कि एलन ने बहुत बड़ी डिस्काउंट दिया है जिससे उसे नुकसान होगा। नोआ जानता है कि कोई भी बिजनेसमैन बिना किसी फायदे का ऐसा नहीं करेगा। उसे जल्दी पता चलता है कि एलन महल में होने वाले सर्वेंट सिलेक्शन एग्जाम के जरिए अपने एक लड़की वहाँ रखना चाहता है ताकि उसे महल की सभी ताजा और गुप्त जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, अगर वो लड़की किंग को पसंद हो गई तो एलन का प्रॉफिट काफी बड़ा होगा। ये सुनकर एलन घबरा जाता है और सफाई देता है कि उसका मकसद सिर्फ नोआ को सपोर्ट करना है और उसने पहले ही सिलेक्शन एग्जाम के लिए गिफ्ट भेज दिया है। नोआ एलन की लोगों को खुश करने की स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और उसे सपोर्ट करने का फैसला करता है। वो वादा करता है कि अगर वो लड़की उसे पसंद आ गई तो उसे महल में रिकमेंडेशन जरूर करेगा। एलन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन नोआ उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि लड़कियों को उसकी डिमांड पूरी तरह से पूरा करना होगा। एलन उसकी शर्त मानकर खुश होता है और सिंधी को इशारा करता है कि वो एक ऐसी लड़की चुने जो उसकी सभी मांगे पूरी करेगा। फिर वो नोआ के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि वो बहुत शुक्रगुजार है। एक प्रिंस ने उसके जैसे एक मामूली व्यापारी को अपनी दयालुता और गहरी नजर से सम्मानित किया और वो उसके प्रति अपना वफादारी साबित करने के लिए अपने स्टोर में 13 राजकुमार का निशान झोंकना चाहता है। नोआ ये सुनकर खुश होता है, लेकिन वो एलन को वार्न करता है कि वो किसी भी तरीके का धोखे को माफ नहीं करेगा। नोआ ये लेकर घर लौटता है और पाता है कि एलन को सबऑर्डिनेट बनाने के बाद उसका स्टेटस बढ़ गया है, लेकिन फिर अजाना को देखता है कि उसका एक स्टेटस कम हो रहा है और उसका वाटर एट्रीब्यूट का एसएस रैंक सबसे सादे रैंक में बदल जाता है। नोआ को चिंता होने लगता है कि उसके इलाका अलमारिया में कुछ हुआ है। वो तुरंत जोई को महल जाने को कहता है क्योंकि उसे एम्परर से मिलना है। वो उसका ऑर्डर कैरेज ड्राइवर को बताती है और थोड़ी देर में नोआ एम्परर के सामने होता है। कुछ मिनट बाद वो उसे बताता है कि अलमारिया में कुछ बुरा हुआ है और एम्परर की जवाब की लहजे से उसे एहसास होता है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता है। एम्परर उसे बताता है कि उसे बस अंदाजा है कि
कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। तब एक नौकर वहाँ आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है। एम्परर नोआ को बताता है कि उसने पता लगाकर बहुत अच्छा काम किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अलमारिया में बगावत हो रहा है। और नोआ से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ये कितना बड़ा है। और नोआ ये देखकर कि सिर्फ उसका एक ही स्किल का वैल्यू कम हुआ है, उसे लगता है कि ये कोई भारी विरोध नहीं है। किंग इस बात को कन्फर्म करता है और कहता है कि उन्होंने आल्ड्रिया में लगभग 5000 विरोधियों को देखा है। और नोआ से पूछता है कि क्या उसके पास इस प्रोटेस्ट को रोकने का कोई प्लान है। और नोआ कहता है कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो यंग है और उसके पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसे नहीं पता कि सैनिक उसकी बात ईमानदारी से माने गया नहीं। वो सजेस्ट करता है कि एम्परर इस विरोध को रोकने के लिए किसी और राजकुमार को भेजे। बुढ़ा आदमी सेंसिटिव मुद्दे पर नोआ की लॉजिकल अप्रोच से हैरान है। वो उसका फैसले को सपोर्ट करने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या वो विद्रोह को खत्म करने के लिए किसी को नॉमिनेट करेगा। नोआ सजेस्ट करता है कि होंडे इस काम के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसे उसकी जजमेंट पर भरोसा है। एम्परर हैंडी के साथ नोआ को प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए भेजता है। हैंडी नोआ से पूछता है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि वो किसी और को इज्जत दिलाना चाहता है, क्योंकि लड़ाई के मैदान की काबिलियत उसे फ्यूचर में मदद करेगा। नोआ कहता है कि उसे अपनी सैनिकों को लीड करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, और वो नहीं चाहता कि उसकी गलत लीडरशिप की वजह से उसके लोग बेकार में मारे जाए। तभी उसका तलवार किसी दुश्मन पर रिएक्ट करता है और नोआ तुरंत गाड़ी रोकने का ऑर्डर देता है। उसे पता चलता है कि कुछ दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़ा है। वो अपने भाई की मदद पर भरोसा करने की बजाय सीधा सामना करने का फैसला करता है। वो गाड़ी से कूद जाता है और रास्ते के किनारे में लगे मशालों जल जाता है। अगले ही पल जमीन से वाटर पिलर निकालकर चारों तरफ से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन नोआ लेविथान को ढाल में बदलकर उन सभी को रोक देता है। उसे एहसास होता है कि वाटर का इस्तेमाल करने वाला हमलावर अलमारिया का बागी होंगे, और वो तुरंत अपनी कुशल तलवारबाजी से उन्हें मार गिराता है। हेनरी उसकी ग्रोथ से इम्प्रेस होता है और कहता है कि ऐसा होता अगर वो इन कामीनों से पूछताछ कर पाती। नोआ उसे बताता है कि वो अभी भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ अपनी तलवार की वजह से उन्हें बेहोश कर दिया है। हेनरी एक और बार अपनी भाई से इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसने सुना था कि बागियों में ज्यादातर गुदा सबर था, इसीलिए उसे किसी भी हथियारों की उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर नोआ का एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके पास अलमारिया में अच्छी हॉर्स नहीं है। अगले दिन वो एलान के पास जाता है और उसे टॉप सीक्रेट बातें बताता है कि अलमारिया में एक बगावत हुआ है। वो एलान को बाजार से घोड़े की सारे चारा खरीदने के लिए 10,000 रहने दे देता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया है कि बागियों ने लड़ाई के घोड़े किसी और से खरीदा है, लेकिन उन्हें बाजार से ही चारा खरीदना होगा। अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो आम लोगों को लूटने के बाद भी घोड़े के लिए काफी चारा नहीं जुटा पाएंगे, और इस तरह वो लड़ाई में काफी कमजोर हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद एम्परर उसे ये बताने के लिए बुलाता है कि उसने अपने आदमियों को हथियारों से पूछताछ करने के लिए भेजा है, और वो लोग उनसे कुछ काम की जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा है। वो लोग नोआ को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे किडनैप करके बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। नोआ अपने फादर से कहता है कि वो लोग इतनी आसानी से राज खोल दिया, शायद से वो लोग झूठ बोल रहा है। एम्परर को गर्व है कि नोआ में उसकी एज से ज्यादा कॉमन सेंस है। वो नोआ को दिलासा देता है कि उनके पास झूठ पकड़ने के लिए कई सारे तरीके हैं। एम्परर इस बात से खुश है कि नोआ ने बगावत को काम करने के लिए दुश्मन की घोड़े को कमजोर करने की स्ट्रेटजी बनाई। नोआ हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने एलान को कुछ देर पहले ही ऑर्डर दिया था। उसकी पिता की इंफॉर्मेशन नेटवर्क सच में कमाल की है। एम्परर बताता है कि जहाँ क्राउन प्रिंस एल्बर्ट बागियों को भूखा मारकर एक डरावना एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, वही नोआ ने दुश्मन की घोड़ों पर हमला करके समझदारी दिखाई। एम्परर नोआ को एक ऐसा इनाम देता है जो सबसे बड़ा सम्मान है। वो नोआ को अपनी फैमिली क्रेस्ट में तलवार जोड़ने की इजाजत देता है, और इस देश में बिना इजाजत क्रेस्ट में तलवार लगाना मौत की सजा के बराबर है। नोआ इस बारे सम्मान को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद एलान आता है और कन्फर्म करता है कि उसने सारे चारा खरीद लिया है। वो नोआ को बागियों की लीडर कायरोन से सावधान रहने की सलाह देता है। तभी उनके गेट पर एक घायल नाइट आता है जो बताता है कि अलमारिया में बगावत बढ़ गया है और उसके सीनियर्स भी इसमें शामिल है। नोआ उस नाइट की लॉयलिटी देखकर हाजिर रहने का इनाम देता है। एलान को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है, पर नोआ के लिए बहादुरी की कीमत पैसे से बढ़कर है। उस रात जो रोतो है नोआ की ऑफिस आती है, वो जमीन पर गिर जाती है और नोआ को 500 का एक पाउच और एक नींद का दवा देती है। वो बताती है कि बागियों ने उसे धमकाया है, अगर उसने नोआ को बेहोश करके हमला नहीं किया तो वो लोग उसे मार डालेगा। नोआ जोई की ईमानदारी पे इम्प्रेस होकर उसे 5,000 का चेक लिख कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा लॉयलिटी को सस्ते में ना बेचने का इनाम है। फिर वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो दवा पीकर बेहोश होने का नाटक करेगा ताकि जोई उसे बागियों की हवाले कर सके और खुद सेफली निकल जाए। नोआ बागियों से मिलने का मन बना लिया है। कुछ घंटे बाद वो बेहोशी से जागता है और किडनैपर्स को बातें करते सुनता है कि कायरून ने उसे जिंदा रखने का ऑर्डर दिया है। नोआ के हाथ पैर बंधा है, पर बागियों ने एक बार गलती कर दिया है। उन्हें नहीं पता कि नोआ ने अपनी तलवार लेविथन को शींग करके अपने कान के अंदर छुपाया है। वो तुरंत लेविथन को नॉर्मल साइज में लाता है और अपनी मैजिक रिंग से वाटर ब्लेड बनाकर रस्सियों को काट लेता है। वो अपनी तलवार की मेमोरी से
पूरी रिकैप दिखता है कि कैसे उसे हवेली से बाहर निकाला गया। उन बागियों को सबक सिखाने के लिए अब नोआ पूरी तरीके से तैयार है, जो बेखबर होकर कैंप फायर के पास आराम कर रहा है। कैंप का लीडर नोआ कीरा से ढीला होने पर अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन तभी नोआ पूरी सुहाग के साथ तलवार लेके एंट्री करता है। डाकू उसे बादशाह समझ कर कामकता है और ताना मारता है कि इस बार तेरी भाई बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन नोआ उन्हें बोलने तक मौका नहीं देता। एक ही पाल में आगे दौड़ता है और पहली बागी की गर्दन की नासे काट देता है। बाकी डाकू डर के मारे थर थर कांपने लगता है। नोआ उन सभी को आसानी से हरा देता है। तभी जोई नाइट की एक टीम लेकर वहाँ पहुँचती है, पर तब तक नोआ अकेला ही मैदान साफ कर लिया है। नोआ नाइट्स को बागियों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। तभी एक नाइट जमीन पर पड़ा हुआ एक अजीब सा डेगर उठाने लगता है। नोआ तुरंत उसे रोक देता है। लेविथोन की वजह से उस खंजर से निकल रही कार्स एनर्जी को महसूस कर सकता है। नोआ को उस खंजर में बागियों की लीडर की नफरत दिखता है। नोआ लेविथोन से मदद मांगता है और उस खंजर की कार्स एनर्जी को वाटर एलिमेंट के साथ मिलाकर आसमान की तरफ कास्ट वाटर जेट छोड़ता है। ये जेट बादलों के ऊपर से होते हुए सैकड़ों मील दूर सीधा बागियों की लीडर की माथे की बीचों बीच लगता है। एक ऐसा नोइस्कोप हेडशॉट जो पूरी एम्पायर में मिसाइल बन जाता है। अगले दिन एम्पायर नोआ को बुलाता है और उसकी लेवल पर आकर उसकी कंधे थपथपाता है। कायरून की मौत के बाद बागियों की हौसला टूट गया और प्रिंस हेनरी ने उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लिया है। एक बार असेंबली बुलाया जाता है, जहाँ एम्पायर गुस्से में बागियों को 4 टुकड़ों में काटने की सजा सुनाता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए 6 साल की नोआ आगे बढ़ता है और घुटने टेक कर एम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है। नोआ कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून में ऐसी किसी बेरहम सजा का जिक्र नहीं है तो एम्पायर को कानून तोड़कर अपनी इज्जत दाव पे लगाना नहीं चाहिए। पूरा दरबार साइलेंट रह जाता है, लेकिन एम्पायर को नोआ की बात पसंद आता है। वो कानून के मुताबिक सख्त सजा देने की आदेश देता है। एम्पायर नोआ की इस बहादुरी और समझदारी से इतनी खुश होता है कि वो उसे विश प्रिंस का टाइटल देता है। एम्पायर यहाँ तक कह देता है कि अगर नोआ 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद थ्रोन का नजारा ही कुछ और होता। पूरा दरबार नोआ के लिए तालियां बजाता है। अंत में एम्पायर उससे आने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के बारे में पूछता है। नोआ कॉन्फिडेंस के साथ उनसे इजाजत लेता है और इसके साथ ही दरबार की कार्रवाई खत्म होता है। सीन एक शानदार फाउंटेन वाली जगह पर शिफ्ट होता है। नोआ उधर आराम से चाय पी रहा है, जबकि 4 मेट पानियों की बाल्टी लेकर उसे घेर के खड़ा है। नोआ की एक इशारे पर उस पर तेजी से पानी फेंकता है, लेकिन नोआ बिना हिले अपनी जादुई रिंग से एक इनविजिबल शील्ड बनाकर वो सभी पानियों को रोक देता है। एम्परर को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। नोआ उन्हें समझाता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम में वो सभी पार्टिसिपेंट्स को कहेगा कि वो उस पर इसी तरह हमला करे। वो उन्हें इस बेस पर जांच करेगा कि उनका अटैक उसकी कितने करीब पहुंच पाता है। एम्परर इसी यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से इम्प्रेस होता है, लेकिन उन्हें थोड़ा रिस्क भी लगता है। नोआ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो किसी भी ऐसी वॉरियर से निपटने के लिए तैयार है जो उसकी डिफेंस को तोड़ सके। उस रात बाद में एम्परर अपनी प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रोन रूम पर होता है। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा चिंतित है। उसे लगता है कि दरबार में एम्परर को एक कहना कि नोआ अगर पहले पैदा होता तो चीजें अलग होता, बाकी प्रिंस के बीच गलतफहमी पैदा कर सकता है। एम्परर बस हंस देता है क्योंकि वो जानता है कि नोआ सास में बहुत खास है, लेकिन एम्परर की मन में गहरी डर भी है। वो है लेविथोन की जबरदस्त पावर की डर। इस तलवार की असल ताकत अभी भी सील है। एम्परर अपनी नौकर को एक खास खजाना लेने की ऑर्डर देता है। वो सोचता है कि हिस्टोरी कहता है कि लेविथोन की असल सील कभी भी टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो तबाही ला सकता है, लेकिन नोआ की काबिलियत देखकर उन्हें लगता है कि शायद वही अकेले योद्धा है जो उस मासूर तलवार की पूरी ताकत कंट्रोल कर पाएगा। कुछ दिन बाद नाइट का सिलेक्शन एग्जाम पूरी जोरों शोरों से शुरू होता है और पूरी कॉन्टिनेंट का पार्टिसिपेंट अपना स्किल दिखाने आता है। कैपिटल की पूरी आबादी भी सिलेक्शन एग्जाम देखने के लिए वहाँ होता है क्योंकि उनके लिए बहुत एंटरटेनिंग है और उनमें से कई सारे लोगों ने अपनी पसंदीदा वॉरियर पर अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दाव पर लगा दिया होता है। एक पार्टिसिपेंट जो देखने में एडल्ट जैसा है वो अपनी कीमत साबित करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो एरिना में पहुंचता है वो नोआ के सामने घुटने टेक देता है, जो दुनिया की परवाह किए बिना चाय पी रहा होता है। वॉरियर अपनी तलवार निकलता है और अपनी कलाइयों को गर्म करने के लिए उसे घुमाता है। हालांकि नोआ तुरंत अपनी रिंग में से शील्ड एक्टिव करता है, जिससे पार्टिसिपेंट का हमला रुक जाता है। वो उस पर एंगल बदल के हमला करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन शील्ड उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ बार के बाद उसका तलवार आदि टूट जाता है और रेफरी टेस्ट खत्म कर देता है। इसके साथ एक और वॉरियर नोआ की मजबूत डिफेंस को पार करने में फेल हो जाता है और ऑडियंस सोचता है कि क्या कोई उस इंटेलिजेंट प्रिंस के पास पहुंच सकता है जो किसी की पहुंचने से पहले ज्यादा चाय पीने की वजह से मार सकता है। एम्परर भी अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ दूर से टेस्ट देख रहा होता है, जो उसे बताता है कि लोग इस साल की नाइट सिलेक्शन एग्जाम को लेकर दूसरी सालों से ज्यादा एक्साइटेड है। और भी बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई प्रिंस खुद वॉरियर को जांच करने की रिस्क ले रहा है, लेकिन एम्परर को ऐसी बेसिक बातों का कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि सिर्फ काबिल वॉरियर को चुनना ही मायने रखता है और वो ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि नोआ किस तरीके से लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। उसके तुरंत बाद एक मैच की बारी आता है और नोआ की तरफ एक मजबूत फायरबॉल छोड़ता है। उसका डरावना हमला देखकर भीड़ चुप हो जाता है, लेकिन जब मैच थक जाता है तो नोआ बिना किसी नुकसान से बाहर निकल आता है क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए एक मजबूत बैरियर का इस्तेमाल किया था। पार्टिसिपेंट
अपनी घुटनों पर गिर जाता है और फिर अपनी पिंस के लिए चेयर करता है। नोआ थोड़ा निराश महसूस करता है। अब शाम हो गया है और उसने एक इंडियन की 1 साल की जितनी चाय पी ली है, लेकिन कोई खास पार्टिसिपेंट नहीं था। बस तभी रेफरी अनाउंस करता है कि दिन की आखिरी पार्टिसिपेंट बाहर आए। तभी लाल आंखों वाले गोरिल्ला के एरिना में आता है। वो बेचैन और हाफते हुए लग रहा है, लेकिन जैसे वो अपनी तलवार निकाल कर स्टंट लेती है, उसके एटीट्यूड कुछ बदल जाता है। वो नोआ पर हमला करने के लिए आगे दौड़ता है, जो तुरंत अपनी ढाल को समन करता है। लड़की अपना रफ्तार और भी बढ़ा लेती है और उसका हमला सीधा उस ढाल को चीर देता है। वो अभी भी रुकी नहीं है। वो तब तक जोर से धक्का देती है जब तक नोआ की ढाल पूरी तरीके से टूट ना जाए, और उसके बाद उसका तलवार नोआ की सीने में लग जाता है। अपने पिंस को घायल देखकर भी शौक हो जाती है और नाइट तुरंत लड़की को पकड़ लेता है। उन्हें लगता है कि क्योंकि उसने एक पिंस को घायल किया है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन नोआ उठता है और उनसे लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, जो अपनी इंट्रोड्यूस शार्ले ग्रांट्स के रूप में देती है। नोआ उसे बताता है कि वो उसे माफ कर रहा है और ये सुनकर सभी हैरान रह जाता है, खासकर शार्ले, जिसे विश्वास नहीं हो रहा है कि पिंस उसे माफ कर रहा है क्योंकि उसने उसे चाकू मारा था। बाद में नोआ शार्लेट को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि उसका आर्मर बहुत अच्छा लग रहा है। शार्लेट उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि ये उसकी फैमिली में पीढ़ियों से चले आ रहा है। वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती और नोआ से पूछती है कि जब उसने कहा कि वो टेस्ट पास कर गया है तो उसका मतलब क्या था, क्योंकि उसे इसके बजाय सजा देना चाहिए थी। नोआ उसे बताता है कि वो किसी नोबेल को चोट पहुंचाने के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि मैं टेस्ट लेने के लिए खुद ही वहाँ पे था। वो उसे फिर से हमला करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर शार्लेट सोचती है कि शायद उसका कोई तार टूट गया है, जिस बात से प्रिंस पागल हो गया है। लेकिन नोआ उसे बताता है कि अगर वो एक नाइट है तो उसे अपने मालिक का हुक्म मानना होगा, और वो तुरंत अपना तलवार उठाकर अटैक स्टंट में आ जाती है। फिर नोआ की तरफ झपेटते हुए अटैक कर देती है जैसे उसने पहले की थी, और नोआ उसे रोकने के लिए अपना शील्ड बुलाता है। इस बार शार्ली की अटैक उसका शील्ड को भेद नहीं पाता, चाहे वो कितना भी ताकत लगा ले, और नोआ आराम से उसे पीछे धकेल देता है। फिर वो अपना शील्ड को वापस लेते हुए कहता है कि अगर वो चाहता तो टेस्ट के दौरान इस शील्ड का इस्तेमाल कर सकता था और ये जरूर उसके अटैक को रोक देता। इसका मतलब यह है कि अगर वो चाहता तो वो घायल होने से बच सकता था। नोआ शार्ले से और भी कहता है कि एक नाइट का काम अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो करना है, और वो देखना चाहता था कि क्या किसी में इतनी ताकत और हिम्मत है कि वो उसके इकलौता ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो था उस पर पूरी ताकत से हमला करना। उसे ऐसी नाइट की जरूरत नहीं है जो डर के मारे पीछे हट जाए, और एक बार घायल करने के बाद भी फिर से वो उस पर हमला करने की ऑर्डर मानी। उसे समझ में आ गया है कि उसमें वो सभी कुछ है जो एक नाइट बनने के लिए चाहिए होता है। शार्लेट उसकी पक्का इरादा और लॉजिक से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है और तुरंत घुटने पर बैठ जाती है और नोआ के लिए अपनी पूरी जिंदगी की वफादारी का कसम करती है। नोआ के सुनकर खुशी होता है। भले ही इस तरीके का कसम ऑफिशियली नहीं माना जाता, फिर भी एक आस्था नाइट से बात मायने रखता है। तभी जो डॉक्टर के साथ वहाँ आती है। डॉक्टर नोआ की घाव की जांच करना शुरू करता है। वो कहता है कि ऐसे में खरोच है और तुरंत उसे ठीक कर देता है, जिससे शार्लेट चौंक जाती है। वो कहती है कि उनके गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए उसने कभी भी किसी को मेडिकल टेक्निक से कार्ड ठीक करते हुए नहीं देखी थी। नोआ को ये जानने की उत्सुकता होता है कि जो लोग डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकते वो इलाज कैसे करवाते हैं। शार्लेट पक्का जवाब देती है कि गांव की बारे बुरे से अपने लिए दुआ करने या अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कहता है। टाकला डॉक्टर कहता है कि ये गरीब और अनपढ़ लोगों में काफी आम है। नोआ उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर बनने का सबसे तेज तरीका एक असली डॉक्टर का ट्रेनी बनकर शुरुआत करना है। डॉक्टर हाँ कहता है और नोआ तुरंत शार्लेट को उसका पहला जॉब दे देता है। वो उसे अपने गाँव से सभी होशियार और मेहनती लोगों को ले आने के लिए कहता है और फिर डॉक्टर को उन्हें अपनी ट्रेनी के तौर पर लेने के लिए कहता है। डॉक्टर बिना किसी हिचकिचाहट से मान जाता है, लेकिन शार्लेट नोआ की समझदारी से हैरान रह जाती है। वो शुक्रिया करने के लिए घुटने मोड़ देती है तो नोआ उसे नाइट्स की सारे एथिक्स सही से सीखने के लिए कहता है, क्योंकि कोई भी नाइट इस तरह झुकता नहीं। अगले सुबह शार्लेट नोआ की हवेली में उसे दी गए कमरे से उठता है और बहुत एक्साइटमेंट में काम पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। रास्ते में उसे जोई मिलती है जो उसे पूछती है कि क्या वो ठीक से सोया। शार्लेट कहती है कि कमरा अच्छा होने के बावजूद वो सही से सो नहीं पाई। वो दोनों साथ चलते हुए छोटे मोटे बात करने लगी और जल्दी उन्हें कुछ मेट्स मिलती है जो काम करने की बजाय गॉसिपिंग में बिजी है और हंस रहे होती है। जोई उनसे पूछती है कि वो क्या कर रही है और मेट जवाब देती है कि वो अपना पसंदीदा काम यानी कि अंदाजा लगा रहा है कि नोआ किस तरीके का लड़की से शादी करेगा। शार्लेट सुनकर चौंक जाती है और उन्हें याद दिलाता है कि नोआ सिर्फ 6 साल का है, लेकिन मेड उसे बताती है कि उनकी किंगडम में ज्यादातर प्रिंस की शादी 15 साल की एज से पहले हो जाता है। उनका मानना है कि नोआ एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है और उनकी मेंशन के बाहर बहुत सारे कैफे खुली है, क्योंकि हर दिन बहुत सारी लड़कियां उसे सिर्फ एक नजर देखने के लिए आती है। मेड्स और भी कहती है कि हर कोई नोआ से प्यार करती है। जोई भी सुनकर शर्मा जाती है। मेड्स उसे खीरना शुरू कर देती है। कहती है कि हाल ही में उसने नोआ को इम्प्रेस करने के लिए मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया है, और वो हाकलाते हुए जवाब देती है कि वो बस अपनी मालिक की काम आना चाहती है। ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है और मेड्स उसे बहुत प्यारी कहती है। शार्लेट बस उसे देखते ही रह जाती है। बाद में नोआ की ऑफिस जाती है जहाँ उसे एक एक्सपीरियंस नाइट से एग्जाम के
बारे में रिपोर्ट मिलता है। कैप्टन कहता है कि नोआ ने जो भी नया नाइट चुना है वो काफी अच्छा है और उनके वजह से कैप्टन सच में शुक्रगुजार है। नोआ डॉक्यूमेंट पर साइन करता है और नाइट से कहता है कि उसके जैसे डेडिकेटेड आदमियों के बिना ये मुमकिन नहीं होता। नोआ फिर शार्ली को नाइट को विदा करने के लिए कहता है और जब वो जाने वाला होता है तो उसके सामने घुटने टेक देता है। नाइट ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि ये फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही रैंक पर है। उसे अचानक एहसास होता है कि नोआ ने लड़की को नाइट्स के एथिक्स के बारे में और भी जानने के लिए उसके साथ भेजा है और उसे प्रिंस के साथ रहने की सलाह देता है क्योंकि उसे उससे बेहतर मास्टर नहीं मिलेगा। उसके तुरंत बाद नोआ एक पार्टी रखती है जहाँ एली प्रोग्राम करती है और अपने गाने से सबको इम्प्रेस कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटने टेकती है और उन्हें बुलाने के लिए थैंक यू कहती है तो नोआ जवाब देती है कि नाइट एग्जाम में उन लोगों ने जो मदद किया था ये पार्टी उसी की शुक्रिया के तौर पर रखा है। वो उन्हें बताता है कि पार्टी में हर कोई मर्चेंट है और उनके साथ उसका अच्छा रिश्ता है। एलन भी उनके साथ कुछ कीमती कनेक्शन बनाने का फैसला करता है। तभी जो नोआ के लिए एक लेटर लेके वो आती है और उसे देने में थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है क्योंकि उस पर भेजने वाले का नाम नहीं है। नोआ शार्ले और जो लेटर खोलने के लिए एक साथ पार्टी से निकल जाता है। जोई कहती है कि जिस आदमी ने लेटर दिया था उसने गार्ड को देखते ही लेटर गिरा दिया और भाग गया और इससे सभी को सस्पिशियस लग रहा है। शार्ले उसे बताता है कि ये खतरनाक हो सकता है इसलिए उसे ये खोलना चाहिए, लेकिन नोआ लेविथोन से चेक करता है और पाता है कि लेटर सेफ है। इसमें टॉप सीक्रेट जानकारी है कि बागी कुछ साजिश रच रहा है और नोआ को पता चलता है कि ये जानकारी उसके लिए किसने निकाला है। उसे यकीन है कि जिस नाइट ने बगावत के बारे में चेतावनी देने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाली थी वो अभी भी अपनी मिशन पर होगा। जोई और शार्ले उसकी वफादारी से इम्प्रेस है, लेकिन नोआ को लगता है कि नाइट बहादुर से ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि बिना ट्रेनिंग के जासूस बनना आसान नहीं है। वो तुरंत हेनरी से बात करता है ताकि वो हमले को देख सके और नाइट को रोक सके, लेकिन जब उसे अपने बड़े भाई से जवाब मिलता है तो नोआ को गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसका सबसे बुरा डर सास हो गया है। जासूस बनने की चाहत रखने वाले नाइट को विद्रोहियों ने पकड़ लिया और टॉर्चर किया, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। खुशकिस्मती से हेनरी के आदमियों ने उसकी जान गंवाने से पहले उसे खतरे से बाहर निकाल लिया, लेकिन वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। नोआ को लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि अगर उसके पास एक मजबूत इंटेलिजेंट नेटवर्क होता तो नाइट को अपनी जान जोखिम में नहीं डालना पड़ता। वो तुरंत जो को नाइट के लिए एक अच्छा मेडिकल केयर का इंतजाम करने के लिए भेजता है क्योंकि वो इतना वफादार आदमी को मारने नहीं दे सकता। अगले दिन नोआ बाजार जाता है और शार्ले को अपने गार्ड के तौर पर ले जाता है। वो मार्केट में बार बार भटक जाती है क्योंकि उसकी छोटी सी गांव में ऐसे चीज नहीं होते। नोआ उसे हर टाइम अलर्ट रहने की याद दिलाती है क्योंकि वो ड्यूटी पर है और शार्ले ध्यान भटकाने वाली किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। वो नोआ से पूछती है कि क्या वो यहाँ कुछ खरीदने आया है और वो जवाब देता है कि वो हैंडे के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है क्योंकि उसने नाइट को बचाने में उसकी मदद की थी। नोआ एक फैंसी गिफ्ट स्टोर पर जाता है और वहाँ की व्यापारी से एक ऐसी चीज मांगता है जो प्रिंस के लिए सही हो। व्यापारी तुरंत कुछ रेयर ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीज निकाल लेता है जिसे देखकर शार्ले हैरान रह जाती है, लेकिन नोआ को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे कपड़े से ढके एक चीज दिखता है और वो दुकानदार से उस चीज को दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार तुरंत कपड़ा हटाता है और गॉडेस की एक ब्यूटीफुल कांच की मूर्ति दिखता है। नोआ मूर्ति की सुंदरता से इम्प्रेस हो जाती है और दुकानदार से पूछता है कि क्या कांच से इतना मुश्किल चीज बनाना मुमकिन भी है। दुकानदार जवाब देता है कि ये मूर्ति एक महान कारीगर का काम है जो बहुत पहले मर गया था। इतनी बार ये कांच की मूर्ति बनाने वाले कला उस आदमी के साथ ही खत्म हो गया और अभी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 मूर्ति है। नोआ तुरंत हेनरी के लिए मूर्ति खरीद लेता है और दुकानदार को 10,000 रहने और इतनी सुंदर चीज लाने के लिए कुछ बोनस देता है। तभी राजकुमार ऑस्कर भी वहाँ पहुँच जाता है और नोआ को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या वो कुछ मजेदार खोजने के लिए आया है। तभी अचानक उसकी नजर कांच की मूर्ति पर पड़ता है। वो तुरंत उस मूर्ति और उसे बनाने वाले को पहचान लेता है और कहता है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मार्चेंट को दूसरी मूर्ति भी मिल जाएगा। नोआ उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि पहली मूर्ति कहाँ है और ऑस्कर जवाब देता है कि वो उसके पास है। जैसे ही नोआ सुनता है वो मूर्ति को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है जिससे सब हैरान रह जाती है। नोआ मार्चेंट से कहता है कि वो शांत रहे क्योंकि उसे अभी भी उसका पेमेंट और सफाई का खर्चा भी मिलेगा। वो कहता है कि किसी आर्ट वर्क का 2 पीस होने और सिंगल पीस होने में काफी फर्क होता है और वो यही चाहता है। वो मार्चेंट से कहता है कि वो एक खबर फैला दे कि उसे मिले गॉडेस की दूसरी मूर्ति टूट गया है और अब दुनिया में सिर्फ एक ही बची है। इस ऑस्कर की मूर्ति की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ऑस्कर नोआ की काबिलियत देखकर हैरान रह जाता है। इसके तुरंत बाद नोआ घर जाता है और शार्ले कहता है कि जब से उसने उसे शार्प करना शुरू किया है उसे एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि नोआ ने उस बेशकीमती मूर्ति को क्यों तोड़ा और वो जवाब देता है कि वो बस एक चीज थी और वो चीज का भी एक छाछा खजाना नहीं हो सकता। वो और भी कहता है कि असली खजाना वो दोस्त है जो हम रास्ते में बनाते हैं और वो लोग भी जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के तैयार है। ये बात उसके मामले में खास तौर पर सच है क्योंकि उसके आसपास के लोगों के आधार पर उसकी स्टेटस बढ़ता है और ऑस्कर पर इतना बड़ा एहसान करने पर उसे एक बार बूस्ट मिला। शार्ली उसकी सोच से हैरान रह जाती है और फिर नोआ
नोआ उसे बताता है कि वो भी उसके खजाने का एक हिस्सा है। इसके बाद एक जीनियस प्रिंस के तौर पर नोआ की जिंदगी चलती रहती है और देखते देखते 6 साल बीत जाता है। 12 साल का प्रिंस अभी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है। नोआ अकेला ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है, जोई उसे सर्व कर रही है, लेकिन उसका ध्यान जागी नाम की एक नई मेट पर है जो खिड़की से बाहर देख रहा है। नोआ उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है और वो जवाब देती है कि उसकी जन्मदिन की गिफ्ट देने वाले लोगों की लाइन 3 दिन बाद भी पूरी तरह से लगा हुआ है। नोआ समझता है कि उसका नया मेट इतना हैरान क्यों है और जोई उसे बताती है कि पिछले साल 1 हफ्ते तक गिफ्ट आती रही थी। ये सुनकर जागी घबरा जाती है और नोआ समझती है कि उसे गिफ्ट लेकर काम खत्म नहीं कर सकता। उसे हर गिफ्ट और उन्हें भेजने वाले का लिस्ट ध्यान से बनाना होता है, जो कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए उसने अपनी भरोसेमंद मेडों में से एक एविलिया को इस काम पर रखा है और उसके बाद वो आराम से काम कर पाता है। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद नोआ मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्टर के हेडक्वार्टर जाता है, क्योंकि एम्परर ने उसे खुद वहाँ काम करने के लिए भेजा है। वो मिलिट्री अफेयर मिनिस्टर के कमरे में पहुंचता है, जो और कोई नहीं बल्कि फोर्थ प्रिंस हेनरी है। हेनरी और एक नाइट नोआ को स्वागत करता है। काम पर जाने से पहले हेनरी कहता है कि उन्हें नाइट कैप्टन रियाज की कमांड में एक सेना भेजने का ऑर्डर मिला है, ताकि उनके एम्पायर के दक्षिणी हिस्से में जो विद्रोह है उनको दबाया जा सके। उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले बार बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस और बेरहम है, इसीलिए वो उन्हें पूरी तरह से कुचलने का प्लान बना रहा है। लेकिन हेनरी कोई भी एक्शन लेने से पहले नोआ की राय चाहता है। उसका प्लान नोआ को समझ आता है और रियाज को दिखता है, जो हेनरी की सीधा सबॉर्डिनेट है और एक नाइट जिसने लड़ाई के मैदान में कई बार अपने स्किल साबित किया है। नोआ को लगता है कि वो रियाज पर इस काम के लिए भरोसा कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो उससे बस एक सवाल पूछता है कि वो असल में अपने साथ कितने सैनिक ले जा रहा है। नाइट को पसीना आने लगता है और वो जवाब देने में हिचकिचाने लगता है, जिससे हेनरी चिढ़ जाता है और वो तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगता है। रियाज जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगता है और नोआ हेनरी को शांत करता है। ये कहते हुए कि ये कोई सीरियस बात नहीं है। वो हेनरी को याद दिलाता है कि लड़ाई में जनरल को इम्पेरियल कोर्ट से फंडिंग मिलता है, जो उनके साथ ले जाने वाले सैनिकों की नंबर पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ जनरल ज्यादा फंडिंग पाने के लिए व्यापारियों और दूसरे मददगारों को भी शामिल कर लेता है। रियाज फिर से हेनरी से माफी मांगता है, जो उसकी लालची चाल पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन नोआ दोनों आदमियों को थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है और रियाज से कहता है कि अगर वो अपनी सेना की मदद के लिए और लोगों को काम पे रखना चाहता है तो ये पूरी तरह से उसके अधिकार है और वो फंडिंग में से अपने लिए थोड़ी हिस्सा ले सकता है। हेनरी को ये भी एहसास होता है कि अगर वो गैर सैनिकों को रजिस्टर करता है तो अपनी सेना को असल में जीतना है उससे ज्यादा होने का दावा कर सकता है, जिससे उनका दुश्मन डर जाएगा। वो नोआ की इंटेलिजेंसी पर इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन नोआ उसे बताता है कि वो इस बार अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि एम्परर ने उन्हें बिना किसी गलती से जीत का हुक्म दिया है और वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और राज से पूछता है कि वो जंग के लिए कितना गैर सैनिकों को रजिस्टर किया है और डरा हुआ नाइट जवाब देता है कि उसने लगभग 2000 गैर सैनिकों को जोड़ा है। नोआ उसे जल्दी से उठने और आस्ती से निकलाने का हुक्म देता है और यश के पास उसका हुक्म मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद नोआ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक नोट लिखता है और राज से कहता है कि वो उन्हें दे दे। नोट से उसे अलग अलग कामों के लिए 2000 सैनिकों जितना फंडिंग मिलेगा और राज वो सारे पैसा अपने पास रख सकता है। नाइट कैप्टन को समझ में नहीं आता कि उसे क्राफ्ट होने के लिए पैसा क्यों मिल रहा है, लेकिन नोआ ने बेरुखी से उसे कहा कि इस एक्स्ट्रा पैसे के बदले उसे एक परफेक्ट जीत लाना चाहिए। हेनरी इस बात से इम्प्रेस है कि कैसे नोआ अपने आर्डरलिंग्स को मोटिवेट करने के लिए हारमोन की तरीके का इस्तेमाल करता है। और जब वो घर वापस जा रहा होता है, वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या उसे अभी तक वॉरियर का एक्सपीरियंस नहीं मिला है। नोआ हाँ कहता है और अपनी स्टेटस दिखाता है, जो अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ है, क्योंकि उसने कभी भी असली फाइट नहीं किया है। एम्पायर में ज्यादातर शाही बच्चे कम उम्र में मारा जाता है और भले ही ऑफिशियल कारण किसी न किसी तरीके का बीमारी होता है, लेकिन ज्यादातर दूसरे शाही लोगों ने मार देता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पावर चाहता है। इसीलिए सभी रॉयल बच्चों को बहुत कीमती माना जाता है और वो बड़ा होने के बाद कभी युद्ध में नहीं जाती, सिवाय तब जब एम्पायर खुद उन्हें ऑर्डर दे। हेनरी नोआ को बताता है कि वो पहले से ही 12 साल का है और उसे असली फाइट का कुछ अनुभव लेना चाहिए। नोआ जवाब देता है कि जैसे ही एम्पायर का ऑर्डर आएगा वो लड़ाई के मैदान में दौड़ेगा। हेनरी उसे बताता है कि उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास एक मशहूर जादुई तलवार है। तभी हेनरी की गाड़ी अचानक रुक जाता है, क्योंकि एक लड़की उसके गाड़ी के सामने दौड़ते हुए आ गया है। वो किसी से उसे बचाने के लिए गुजारिश करता है और जल्दी अंधेरे की गलियों के अंदर से बच्चों का एक झुंड भी बाहर आ जाता है। उनके पास कुछ गुंडे भी है जो उन्हें पकड़कर एप्स्टीन आइलैंड भेजना चाहता है। वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी उनका इंतजार कर रहा है। वो लड़कियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तब नोआ बाहर निकलता है और उन्हें रोकने का ऑर्डर देता है, तो गुंडों को पता नहीं चलता कि वो किससे बात कर रहा है और नोआ से कहता है कि वो अपनी मम्मी की गोदी पे वापस चले जाए। नोआ को उनकी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, क्योंकि एम्पायर में बिना रजिस्टर्ड गुलामों को ट्रेड करना गैर कानूनी है। पूछने पर गुंडे मारपीट पर उतर आता है, लेकिन नोआ जल्दी से लेविथन को बुलाता है और उन पर हमला करता है, जिससे वो लोग बेहोश हो जाता है। हर कोई उसकी काबिलियत से इम्प्रेस होता है, भले ही सब लोग उसे असल में पहचानते नहीं है। नोआ बच्चों को
दिलासा देने के लिए उनके पास जाता है। तभी अचानक एक कामचोर बूढ़े आदमी पाठशाही से निकलकर उसका स्वागत करता है। वो खुल्ला ऐलान करता है कि वो गुलामों की ट्रेडिंग करने के पीछे का असली मास्टरमाइंड है और नोआ को चेतावनी देता है कि उसे उससे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसे पहले राजकुमार गिलबर्ट का सपोर्ट है। नोआ को एहसास होता है कि वो 12 का मीना जरूर एप्स्टीन का कोई पार्टनर होगा जो इतना चालाक और बोल्ड है। नोआ सोचता है कि उसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो लड़कियों को पीछे छोड़ दे और ऐसा दिखावा करे कि उसने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन नोआ इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो हैंडी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है और वो कभी भी उसका उल्टे आने वाला चेहरा देखने से मना कर देता है। नोआ कहता है कि वो भी नहीं जानता कि वो कौन है और जैसे ही बूढ़े आदमी खुद को समझाने की कोशिश करता है, नोआ उसे बेहोश करने के लिए लेविटोन का शापित एनर्जी का इस्तेमाल करता है। नोआ फिर जोर से कहता है कि आजकल गुमनाम बदमाश भी पहले राजकुमार के लिए काम करने का दावा करता है। वो और भी कहता है कि हम लोग उसकी झांसे में आ सकता है, लेकिन वो और उसका भाई धोखा नहीं खाएगा। तब एक आदमी नोआ को समझदार राजकुमार बताता है और लोग नोआ की बात पर यकीन कर लेता है। फिर नोआ सैनिकों को आदेश देता है कि इन आदमियों को पहले राजकुमार के घर पर घसीटते ले जाए और उसे बताए कि ये लोग उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच वो बच्चों को अपने घर ले जाने का फैसला करता है ताकि उन्हें दिलासा दे सके। हेनरी नोआ की तेज सोच से इम्प्रेस होता है और वो समझाता है कि अगर वो आदमी सास में गिलबर्ट के लिए काम करता था तो वो उन्हें मार नहीं सकता था, लेकिन वो लोगों को एक प्रिंस को गैर कानूनी स्लेव की ट्रेनिंग देखते हुए और कुछ न करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उन्हें फर्जी बताया और गिलबर्ट को सौंप दिया। बाद में जब नोआ और हेनरी डिनर कर रहा होता है तब बटलर जरूरी खबर देने आता है। हेनरी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो नोआ बताता है कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का एक मैसेंजर उन गुंडों के बारे में मैसेज देने आया था। गिलबर्ट ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी नाम का इस्तेमाल करने वाले नकली लोगों को पकड़ा और कहा कि वो उन्हें सही सजा देने के लिए कोर्ट भेजने का तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने जहर पी लिया और अपनी जान दे दी। कोई नहीं जानता कि सास क्या है। क्या गिलबर्ट ने उन लोगों को चुप करा दिया? नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या गिलबर्ट सास में एक अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेडिंग कंपनी चलाता है? हेनरी कहता है कि गिलबर्ट ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और बिना सोचे समझे पैसा बर्बाद करता है, तो उसका कुछ गैर कानूनी धंधा जरूर चल रहा होगा। नोआ अपनी सबसे बड़े भाई को पैसा बर्बाद करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि फर्स्ट प्रिंस होने के बावजूद वो एक राखेल का बेटा है और कभी भी अगला एम्परर नहीं बन सकता। नोआ को लगता है कि स्लेव का ट्रेडिंग और उसकी प्राइवेट जायदाद किसी और ज्यादा खतरनाक चीज को छुपाने की तरीका है और हेनरी हैरान रह जाता है कि उसकी 12 साल की भाई को ये बात कितनी जल्दी समझ में आ गया। अगले दिन नोआ उन बच्चों को बताता है कि उसने कुछ जुगाड़ किया, अब वो घर जाने के लिए आजाद है, लेकिन बच्चों के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली वालों ने उन्हें पहले भेज दिया था। नोआ को एहसास होता है कि अगर वो लोग वापस जाता है तो उनकी फैमिली के लोगों ने फिर से भेज देगा, इसलिए उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करता है। वो बटलर को उनके लिए कमरे और नौकरी का इंतजाम करने का ऑर्डर देता है और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों की लीडर ये सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वो उन्हें खरीदने वाला है और वो जवाब देता है कि वो उन्हें नहीं खरीद रहा है और वो जब चाहे उसे छोड़ने के लिए आजाद है, लेकिन अगर वो उनके साथ रहने वाला है तो वो कोई धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा। बटलर उनसे नोआ को शुक्रिया करने के लिए कहता है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है। जैसे उन्हें जाते हुए देखता है तो नोआ को अपनी सोच याद आता है कि लोग कीमती होता है और इससे उसे कुछ याद आता है जो बहुत टाइम से करना चाहता था। वो एविलिन को अपने ऑफिस बुलाता है और वो बताने लगती है कि उसका जन्मदिन का सारे तोहफे इकट्ठा कर लिया गया है। नोआ जवाब देता है कि उसे पहले से पता है और फिर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा देता है। एविलिन को इसके बारे में जानने का हिस्सा होता है और नोआ बताता है कि उसे उसकी सर्विस से निकाला जा रहा है ताकि वो उसकी इलाके की एक एरिया इंचार्ज सरकारी अफसर बन सके। एलिन को समझ नहीं आता कि एक मेड से मेयर बनने पर कैसे जवाब दे और नोआ उसे कहता है कि वो उसकी मेड्स में से सबसे चालाक है और सिर्फ उसका सेवा करना उसका टैलेंट की बर्बादी है। एलिन सिर्फ नोआ की सेवा करने के लिए प्रमोशन को मना करने के लिए तैयार है, लेकिन नोआ उसे कहता है कि अगर वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित होती है तो लोग टैलेंट को पहचानने के लिए उसके अच्छी नजर के लिए उसकी तारीफ करेंगे। वो उसे हवेली छोड़ने और उसके लिए काम करने का ऑर्डर देता है और बस उसे यही सुनना था। इसके तुरंत बाद नोआ को एम्परर ने बुलाया जिसने सुना कि उसने गिलबर्ट की रेपुटेशन की रक्षा कैसे की। नोआ जवाब देता है कि यह सब बस एक इत्तेफाक था क्योंकि उसका इकलौता मकसद से बच्चों को बचाना और क्रिमिनल्स को पकड़ना था। उसे एहसास होता है कि गिलबर्ट ने किसी भी तरीके का विरोध से बचने और सबके सामने बेगुनाह साबित होने के लिए खुद एम्परर को इस बात का रिपोर्ट किया है। फिर एम्परर कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, इस दुनिया में अभी भी ऐसे गांधी क्रिमिनल खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। और नोआ से उनकी सजा के बारे में पूछती है। वो कहता है कि कानून के मुताबिक लीडर का दाहिना हाथ काट देना चाहिए और बाकी सभी को अफगानिस्तान में आर्मी में भेज देना चाहिए। एम्परर कहता है कि नोआ ने क्रिमिनल्स का खुले में सामना किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया और अगर वो होते तो अंडर कवर जाके क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ते और उन्हें पीट देते। प्राइम मिनिस्टर मजाक में कहता है कि ये इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम होगा और क्रिमिनल्स को पानिश दे जाएंगे और तब हंसने लगता है। नोआ उनका फैक्ट चेक करने का फैसला करता है। वो कहता है कि अगर एम्परर अंडर कवर है और क्रिमिनल्स को नहीं पता कि वो किसे मार रहा है तो एक सिंपल हमला होगा, इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम नहीं। ये सुनकर को चुप हो जाता है और नोआ को लगता है कि उसने
काल्पनिक स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को सही करके बहुत ज्यादा कर दिया। हालांकि इससे पहले वो माफी मांग पाता। एम्परर हंसता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि उसने शर्त जीत ली है। नोआ अब कॉन्फ्यूज है, इसलिए एम्परर बताता है कि उसने प्राइम मिनिस्टर के साथ शर्त लगाया था। क्या नोआ कानून को समझने में अपनी गलतियों को सुधार सकता है? नोआ सोचता है कि उसे टेस्ट करने का क्या मतलब है और उसका जवाब तुरंत ही आता है, क्योंकि एम्परर उसे अब न्यू लॉ मिनिस्टर नियुक्त करता है। ये सुनकर कोर्ट उत्तेजित हो जाता है और वो नोआ की एक कहानी पर खुश हो जाती है कि हेनरी के बाद मिनिस्टर बनने वाला वो सिर्फ दूसरी प्रिंस है। नोआ को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन एम्परर और प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराती है और एक दूसरे को खुश नजर से देखता है, जिससे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में उस रात वो आली की गाने का मजा लेने जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दरबार में जो हुआ उसमें लगा हुआ है। उसे लगता है कि एम्परर उसे लॉ मिनिस्टर बनाने के पीछे गहरा कारण है। हालांकि वो तय करता है कि अभी ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा और इसके बजाय वो शो का मजा लेने का फैसला करता है। उसी टाइम एम्परर को प्राइम मिनिस्टर से एक चिंताजनक रिपोर्ट मिलता है और वो उसे संभालने देने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एक और भी जरूरी मामला संभालना है जिसमें वो और देर नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।